नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं दीपिका यादव। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई भी शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप अंदाज में पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन सबसे पहले खबरों में बात करेंगे कि कैसे अब से थोड़ी देर में कोर्ट में होने वाली है राम मंदिर के चंदा चोरों की पेशी। पिछले 24 घंटे में चंदा चोरों के पास क्या क्या मिला, क्या चंपत राय को मिलने वाला है पूछताछ का नोटिस, अकाल तख्त में आज क्यों पेश होंगे सारे सिख मंत्री और विधायक, देहरादून से वापस पंजाब लौटे निहंगों के स्वागत समारोह में कैसे हुआ बवाल, कैसे बारिश के बाद फिर जाम में फंस गई मुंबई, क्या सिया ने केतन से हड़पे 1 करोड़ रुपए, और अफगानिस्तान में आधी रात में मुनीर ने कैसे करवाया नरसंहार। और इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या और चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है और इसके बाद साफ हो जाएगा कि पुलिस को आरोपियों की रिमांड मिलेगी या फिर उनकी न्यायिक हिरासत यूं ही जारी रहेगी। और वहीं पंजाब में भगवंत मान सरकार आज अकाल तख्त के सामने हाजिरी लगाने वाली है। अकाल तख्त साहिब में आज पंजाब सरकार के कुल 29 विधायक और 9 मंत्री पहुंचने वाले हैं। तो आज सुबह की 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। चंदा चोरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ी खबर यह आई, अयोध्या पुलिस ने इस मामले में चंपत राय का बयान दर्ज किया है। चंपत राय का बयान एफआईआर के बाद दर्ज किया गया। इससे पहले एसआईटी ने सबसे पहले चंपत राय से ही पूछताछ की थी और चंदा चोरी के मामले में पूरी जानकारी ली थी। अब इस मामले की जांच कर रही अयोध्या पुलिस अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है। पुलिस कुल मिलाकर 140 लोगों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस कई लोगों के बयान गवाह के तौर पर दर्ज कर रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के अलावा ट्रस्ट से जुड़े दूसरे लोगों, दान की गिनती करने वाले, दान को बैंक तक ले जाने वाले, बैंक कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड्स के भी बयान दर्ज किए जाएंगे, जिससे पुलिस चंदा चोरी के तह तक पहुंच सके। और अयोध्या पुलिस ने कल इसी सिलसिले में 10 जगहों पर छापेमारी की थी और यह कार्रवाई तकरीबन 6 से 8 घंटे तक चलती रही। छापेमारी के बाद से कई आरोपियों के परिवार के लोगों को डिटेन भी किया गया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। वहीं छापेमारी में पुलिस को कुछ कैश, कुछ गहने, रजिस्ट्री, अग्रीमेंट, बैंक की पासबुक और ज्वेलरी भी मिले हैं। चढ़ावा चोरी के मामले में अपने ऊपर दबाव बढ़ने के बाद चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ट्रस्ट ने अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है, जिस दौरान इस पर औपचारिक फैसला लिया जाएगा। इस पर अब भी बहस चल रही है कि अब पुलिस ने भी उनका बयान दर्ज कर लिया है। चंपत राय के साथ इस्तीफा देने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस उनका बयान दर्ज करने की तैयारी में है। और देखिए, इस बीच चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है और 8 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने का फैसला लिया गया है। अभी तक की जानकारी की जो मिल रही है, उसमें अयोध्या पुलिस आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मांग नहीं करेगी, बल्कि उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेजने की मांग कर सकती है और फिर जांच में जब जरूरत होगी तब पुलिस उनका रिमांड भी मांगने की कोशिश करेगी। इसके पहले कल अयोध्या में पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के कुल 10 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी और इस दौरान रामशंकर यादव, टिंडू यादव के घर से निवेश और खरीद संबंधित कागजात और आभूषण मिले हैं, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है और कुछ नकदी भी मिली। एक और आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर डायरी और दस्तावेज मिले हैं, जबकि लवकुश मिश्रा के घर पर रेड में उसकी पत्नी ने के नाम पर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। तो 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। चंपत राय को पूछताछ के लिए समन बहुत जल्दी पुलिस कर सकती है। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त और पवन नारा, हमारे 2 साथी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अभय, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? एक तो ये कि कोर्ट में आज पेशी होनी है और दूसरा ये कि चंपत राय को लेकर के क्या खबर आ रही, क्या पुलिस वाकई उनको भी समन जारी करने वाली पूछताछ का? देखिए, बिल्कुल चंपत राय को, अनिल मिश्रा को और साथ ही गोपाल राव को
जल्द ही एक नोटिस मिल सकता है जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चंपत राय के स्टेटमेंट एफआईआर दर्ज होने के बाद अयोध्या पुलिस ने चंपत राय के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं। हालांकि चंपत राय से अब तक पूछताछ नहीं हुई है। पुलिस के सूत्रों ने हमें कंफर्म किया है कि चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। उस बयान में चंपत राय ने क्या बातें बताई हैं, क्योंकि जो किशन मोहन यादव की तरफ से जो कि सदस्य हैं, जो शिकायत दी गई थी, उसमें जिन सभी आरोपियों का जिक्र किया गया था, जिसमें टिन्नू यादव, इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, इन सब के नाम थे कि इन लोगों ने पैसा चोरी करा, चंदा चोरी करा और उससे आय अर्जित की, संपत्ति बनाई। यही स्टेटमेंट जो लग रहा है कि चंपत राय ने पुलिस को दिया होगा। लेकिन स्टेटमेंट के बाद चंपत राय ने जो बयान दिया उसे क्रॉस वेरीफाई पुलिस करेगी, जिसके लिए चंपत राय से इंडिविजुअली पूछताछ करना बेहद जरूरी है। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भी स्टेटमेंट जल्द ही दर्ज किए जा सकते हैं। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं, जिसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। हुसैन, अभी की ताजा खबर मैं आपको बता दूं, एसबीआई बैंक से कुछ लोग, 2 कर्मचारी हैं, वो कुछ कागजात लेकर निकले हैं। संभवतः वो थाने जा रहे हैं। हम भी फॉलो कर रहे हैं। एसबीआई ब्रांच से थाने की तरफ 2 बैंक कर्मचारी निकले हैं एसबीआई बैंक से, और आज बैंक कर्मचारियों के भी बयान दर्ज हो सकते हैं। बैंक, क्योंकि जो बैंक की भूमिका थी उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ आउटसोर्स लोग थे जो कि कैशियर के तौर पर बैंक के साथ मिलकर चढ़ावे की गिनती करते थे, और चाहे हम अनुकल्प की बात करें, लवकुश की बात करें, या फिर रमाशंकर मिश्रा की बात करें, ये वो लोग हैं जो कि आउटसोर्स कैशियर के तौर पर 16,000 की नौकरी कर रहे थे, और इन्हीं के नाम एफआईआर में दर्ज है कि इन लोगों ने नोटों की जो गड्डियां थी उसमें एक्स्ट्रा पैसा डालकर ये लोग बाहर ले जाते थे। कल टिन्नू यादव के घर से भी ज्वेलरी बरामद की गई है। तो आज न केवल बैंक कर्मचारियों के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं, और अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और बहुत जल्द पुलिस की तरफ से इन सभी लोगों को, खास तौर पर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को पूछताछ के लिए नोटिस सर्व किया जा सकता है। जो 8 आरोपी जेल में हैं, उनकी आज रिमांड खत्म हो रही है। जो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं कि पुलिस जो है वो बैंक के 2 कर्मचारियों को लेकर के निकली है, और ये बड़ी खबर है, जैसा कि अभय हमें इस वक्त बता रहे हैं, जो कि खुद इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल अयोध्या में पुलिस ने जिन ठिकानों पर रेड मारी थी उनमें आरोपी लवकुश मिश्रा का घर भी शामिल है। इस दौरान पुलिस को लवकुश के घर से उसकी पत्नी के नाम पर जो जमीनें खरीदी गई उसके दस्तावेज मिले। और लवकुश ने 2025 में अपने पत्नी के नाम पर बेनाम कराया था और बैनामा कराया था, और उसके बाद से जमीन पर 2 मकानों का निर्माण भी कार्य भी शुरू हो चुका है। ये जमीन सोहावल तहसील के ग्राम बनीपुर में है, और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि लवकुश ने इस जमीन का पैसा कैसे दिया, क्या जमीन चढ़ावे की चोरी के पैसे से ये जमीन खरीदी गई थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या लवकुश के बैंक अकाउंट से ये पैसा निकाला गया या फिर जमीन खरीदने में कैश से भुगतान किया गया। लवकुश मिश्रा के घर से ही पुलिस को 10 लाख रुपए भी मिले थे। पवन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पवन, ऐसे में जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी काफी ज्यादा सवालों के घेरे में तो शुरुआत से थे ही, उनकी भूमिका को लेकर के भी अब पूछताछ की जा रही है, उनसे भी अब लेन देन की प्रक्रिया को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं, और पुलिस उन्हें अपने साथ लेके भी गई है। क्या उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है? देखिए, बैंक की भूमिका जरूर संदिग्ध है, ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि वो आउटसोर्स कर्मचारी थे। अगर एफआईआर को देखेंगे तो उसमें अपराध नियंत्रण की धाराएं भी लगाई गई हैं, भ्रष्टाचार नियंत्रण की धाराएं भी लगाई गई हैं। वो धाराएं सरकारी एम्प्लॉयज पर लगती हैं, तो स्पष्ट संकेत है कि काउंटिंग से लेकर, क्योंकि एक प्रोसेस अगर देखा गया, 100 की गड्डी में अगर 150 नोट थे और वो गड्डियां बनकर बैंक में गई, तो निकासी बैंक से भी हो सकती है। ये एक अहम दस्तावेज या एक अहम सबूत हो सकता है, और अगर वो निकासी बैंक में हुई तो बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत स्पष्ट है, क्योंकि अगर गड्डियां बनकर राम मंदिर से वाउचर भर के बैंक की तरफ निकली और गड्डियों में नोटों की संख्या ज्यादा थी, तो स्पष्ट तौर पर लीकेज का एक द्वार बैंक के तरफ भी खुलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के कुछ कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर पर किराएदार थे, तो क्या ये पैसे की जो लूट हुई उसका एक रूट ये भी था कि
मंदिर से बैंक, बैंक से सीधे अनिल मिश्रा के घर, क्योंकि अनिल मिश्रा के घर बैंक कर्मचारी 4 साल से किराए पर रह रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये इक्वेशन भी फिल होती है और यही वजह है कि बैंक एम्प्लॉयज को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब पूछताछ का दायरा काउंटिंग रूम से बढ़कर यहां स्ट्रांग रूम, जो स्टेट बैंक था जहां पर गड्डियां जमा होती थी, वहां की फुटेज की भी जांच हो सकती है। वहां किस तरह से वाउचर आने के बाद उनकी गिनती होती थी, क्या बैंक में उन्हें रखा जाता था या सीधे बैंक के स्ट्रांग रूम में भेजा जाता था, वो सारी प्रोसेस गतिविधि भी पुलिस पूछना चाहेगी। ये सारी चीजें पुलिस के रडार पर हैं, लेकिन पवन जो बता रहे हैं वो वाकई बड़ा सबके लिए हैरान करने वाला है। बताया गया कि जाहिर है गड्डी में 100 नोट होते हैं, लेकिन उसमें 100 की जगह 150 रखे गए, और अगर बैंक का कर्मचारी मिला हुआ है, मिली भगत उसकी शामिल है, तो बैंक से भी वो पैसे वहां जाकर के उसमें से अलग होकर के वो कहीं और रूट किए जा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले की जानकारी होने के बावजूद एक्शन नहीं लेने के कारण अब चंपत राय सवालों के घेरे में है। 5 जून का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें राम मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मचारियों को साथ लेकर चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी अविनाश शुक्ला के घर पर रेड की बात की ये तस्वीरें। इसमें पुलिस और ट्रस्ट के लोग अविनाश के घर से नोटों से भरा हुआ एक बैग लेकर निकलते हुए और कार में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अविनाश के घर पर पुलिस और ट्रस्ट के लोग 5 जून को पहुंचे थे। उसके बाद 7 जून को चढ़ावा चोरी का यह खुलासा हुआ, लेकिन चंपत राय ने 8 जून को कहा था कि इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसे नोटिस किया जाए, जिस पर गौर किया जाए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर रेड डलवाने वाले चंपत राय ने 5 जून को ही एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के केवल ट्रस्ट से जुड़े लोग और चढ़ावे की गिनती करने वाले ही सवालों के घेरे में नहीं है। अब इस पूरे मामले में एसबीआई के 2 स्टाफ पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। पुलिस को दोनों बैंक कर्मी की भूमिका संदिग्ध मिली है और गिरफ्तार आरोपियों ने अपने ही बयान में दोनों का नाम भी लिया है। बताया जा रहा है कि दान की रकम गिनने और बैंक में जमा करने के दौरान बैंक की तरफ से दोनों की मौजूदगी हमेशा हर वक्त रहती थी। चढ़ावा गिनने से लेकर बैंक में जमा करवाने तक निगरानी थी इन दोनों की। जो 2 बैंक कर्मचारी हैं जिनसे अयोध्या पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है, जो पुलिस के रडार पर हैं, और जैसा कि पवन हमें बता रहे थे कि बैंक के कर्मचारी घर पर रह रहे थे, ट्रस्ट के अधिकारियों के घर पर रह रहे थे, पदाधिकारियों के घर पर रह रहे थे, और ये एक मिली भगत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभय, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको पुलिस इस वक्त कहां लेकर के जा रही है और क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, थाने की तरफ ये लोग निकले हैं। 2 कर्मचारी हैं, इनके पास कुछ कागजात हैं, हालांकि अब तक ये थाने नहीं पहुंचे हैं। अब ये कहां जाते हैं हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना अपडेट फासला बता दूं, तो नहीं है मंदिर से थाने का। के 2 कर्मचारी हैं, रत्नेश जी। देखिए, बिल्कुल 2 लोग ये लोग निकले थे, लेकिन थाने की तरफ ये नहीं जा रहे हैं। इनको हम फॉलो कर रहे हैं, इनको कहां पर बुलाया है। 2 कर्मचारियों की डिटेल्स मैं आपको बता दूं, हुसैन, रत्नेश और गगनदीप, ये बैंक के पेरोल पर हैं और ये जांच के दायरे में हैं। दोनों बैंक के पेरोल पर हैं और जो आउटसोर्सिंग स्टाफ था वो 6 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें कैश गिनने के तौर पर इन्हीं 2 पेरोल, जो रत्नेश और गगनदीप हैं, पेरोल एम्प्लॉय, इनके अंडर में रखा गया था। आउटसोर्स जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे। देखिए, एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, बैंक, ये जो दोनों कर्मचारी निकले थे, ये वापस बैंक वाले रूट पर ही पहुंच गए हैं। पुलिस के पास ये अब तक नहीं पहुंचे हैं। अब पुलिस की टीम क्या यहीं पर इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि बैंक से निकलने के बाद निगाह बनाकर रखें। आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और अपडेट लेंगे। पवन और अभय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। अयोध्या से लेकर अमृतसर तक हलचल बढ़ी हुई है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने चंदा चोरी के मामले में चंपत राय का बयान दर्ज किया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चंदा चोरी मामले में चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इससे पहले भी एसआईटी ने उनसे कई घंटों की पूछताछ की थी। अब पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। उधर 5 जून का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे लेकर के चंपत राय पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब पंजाब की हलचल भी आप जान लीजिए, जहां पर श्री अकाल तख्त साहिब ने सरकार और विपक्ष दोनों को ही तलब किया है।
भगवंत मान सरकार का हर सिख मंत्री, हर सिख विधायक अकाल तख्त के सामने हाजिरी लगा रहा है, तो विपक्षी पार्टियों के भी सभी सिख विधायक अकाल तख्त के सामने पेश हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों नाराज है अकाल तख्त? सरकार और विपक्ष दोनों से अकाल तख्त की शिकायत क्या है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में भगवंत मान सरकार पर श्री अकाल तख्त साहिब की नाराजगी भारी पड़ सकती है। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पर बना नया कानून मान सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। ये पूरा विवाद आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा अमृतसर से एक बड़ी खबर आई है, वो जान लीजिए। श्री अकाल तख्त की नाराजगी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मान सरकार के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों की अकाल तख्त के सामने पेशी हो रही है। मान सरकार के 29 विधायक और 9 मंत्री अकाल तख्त के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। कांग्रेस के साथ और अकाली दल के 2 विधायक भी हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। मतलब यह कि पूरी सरकार और पूरा विपक्ष अकाल तख्त के सामने हाजिर हो रहा है। बेअदबी के कानून को लेकर के अकाल तख्त ने सरकार और विपक्ष को तलब किया है, लिहाजा पंजाब सरकार के सभी सिख मंत्री और सभी सिख विधायक की हाजिरी लगी है। विपक्षी दलों के भी सारे सिख विधायकों को अकाल तख्त साहिब के सामने हाजिर हो रहे हैं। एक एक करके सारे मंत्री और सभी विधायक अकाल तख्त के सामने पेश होकर अपनी बात रख रहे हैं। सीएम भगवंत मान पहले ही अकाल तख्त के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। बेअदबी से जुड़े कानून को लेकर के अकाल तख्त ने नाराजगी जताई है और सिख विधायक और मंत्रियों को पेश होने का आदेश दिया, जबकि गैर सिख विधायकों को लिखित में जवाब देने के लिए कहा गया है। तो सरकार श्री अकाल तख्त के दरबार में खड़ी है, पूरा विपक्ष वहां खड़ा है। गुरु से जुड़े कानून पर अकाल तख्त की राय न लेने पर अकाल तख्त एक तरीके से नाराज है। अब यह पूरा मामला क्या है, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल पंजाब सरकार और विपक्षी पार्टियों से अकाल तख्त साहिब नाराज है, और क्यों है वो जानिए। लिहाजा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, विपक्षी कांग्रेस और अकाली दल के सभी विधायक हाजिरी लगा रहे हैं। यह हाजिरी बेअदबी पर बने कानून को लेकर के है। इस कानून में क्या कहा गया है ये जान लीजिए। दरअसल जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार एक्ट 2026 ये संशोधित एक्ट है। पंजाब विधानसभा से ये पास किया गया। बेअदबी से जुड़े कानून को सख्त किया गया। अगर कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा और 50 लाख जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ये प्रावधान रखा गया है। श्री अकाल तख्त का कहना है कि गुरु से जुड़ा कानून बनाने में सिख गुरुओं और संस्थाओं की राय आखिर क्यों नहीं ली गई, कानून बनाने से पहले सलाह क्यों नहीं ली गई, इसका जवाब सभी मंत्रियों और विधायकों को लिखित तौर पर देना है। इसीलिए सरकार और विपक्ष के सिख विधायक इस वक्त श्री अकाल तख्त के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। अब सीएम भगवंत मान ने यह कहा है कि हम सिख धर्म का सम्मान करते हैं, हमारा जो भी पक्ष है वो हम अकाल तख्त साहिब के सामने रख रहे हैं और सरकार तख्त को नाराज करके कोई भी फैसला नहीं लेगी। साडे एमएलएज नूं ते साडे मंत्रियों नूं उत्थे बुलाया गया कुछ बिटाल पुटांदरे वास्ते, अपना पक्ष रखने वास्ते। ते साडे सारे एमएलए ते जिहड़े भी मिनिस्टर ने वो उत्थे जाणगे। असीं अकाल तख्त साहब की सर्वउच्चता नूं सब तो महान मनदे हां। मैनूं भी जदों बुलाया गया सी तां मैं राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम छड्ड के मैं अकाल तख्त साहब ते नतमस्तक होया सी। सो साडे सारे एमएलए, साडे मिनिस्टर जिस तरह भी उन्होंने बुलाया गया। कुछ मिनिस्टर इदां दे ने जिन्होंने सिर्फ लिखती दे विच अपना पक्ष स्पष्ट करने कहा गया, वो लिखती दे विच दे के आ जाए। अब बेअदबी से जुड़े हुए कानून को लेकर के पंजाब में सियासी सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मान सरकार के विरोधी और अकाली दल नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने यह कहा कि भगवान मान वैसे तो नास्तिक आदमी हैं, लेकिन चुनाव आते ही वो धार्मिक बन जाते हैं। अब दरअसल ये सिख धर्म का सम्मान करते नहीं हैं, वो ये तमाम तरह के आरोप भगवंत मान पर लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विक्रमजीत मजीठिया, उनसे बात करेंगे। सर, आज तमाम जो सरकार के मंत्री और विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो आपत्ति जताई गई थी, क्या लगता है सरकार उसको मानेगी? नहीं, ये तो सरकार ने देखना है जी। अगर उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज करना है, ये जो एक्ट बना है ये सिख भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।
और श्री अकाल तख्त साहब इस मसले में सुप्रीम है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिरमौर जथेबंदी है, सब चाहते हैं कानून सख्त बने जिससे बेअदबी ना होए, मगर क्योंकि ये कानून श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को लेके है, गुरु नानक नाम लेवा संगत की भावना को साथ जुड़ा हुआ है, सो उसमें सबको साथ लेके चलना बड़ा जरूरी है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए भगवंत मान को हर बात पे। देखो रिलीजन से, धर्म से वो कोसों मील दूर है, नास्तिक इंसान है, मगर जब पॉलिटिक्स करनी होती है तो सबसे आगे होते हैं। इस चीज़ से बचना चाहिए। अकाली दल जब ये बिल आया था उस समय अकाली दल जो था वो सदन में मौजूद नहीं हमने फैसला कर लिया था जी अकाल तख्त साहब का, क्योंकि हुक्म था, उनको ये बिल नहीं दिखाया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जथेबंदियों को इसमें नहीं साथ में लिया गया। इसमें सीक्रेसी की क्या बात थी, सबको साथ लेके करते, तभी हम उस दिन गैर हाजिर हो गए थे फिर। और इस पे काफ़ी पॉलिटिक्स भी खेली आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने और हरपाल चीमा ने, मगर उनकी काम ही पॉलिटिक्स करना था। उनको सबको साथ लेके चलना ही नहीं चाहते वो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या भगवंत मान भी वहां पर पहुंचेंगे या जो मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं वही सरकार का पक्ष रखेंगे? देखिए, भगवंत मान जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। उसके पीछे वजह है कि कुछ दिन पहले ही श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से भगवंत मान को सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें उन्हें गुरु गोखी जो था वो करार दिया गया था। बहरहाल इस वक्त मैं ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर की ही तस्वीर है और कुछ ही देर में यहाँ पर तमाम जो सरकार के मंत्री और विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी अमृतसर में पहुँच चुके हैं और गुरु यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में भी पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी अंदर उन्होंने पेश होना है। और उसके अलावा कांग्रेस के हों, अकाली दल के हों, तमाम विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, सब अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं उनकी अभी उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उनको आपत्ति क्यों है। जो कुलदीप सिंह गड़गज हैं उनका कहना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से खालसा पंथ है उसकी मर्जी के बिना सिख संस्थाओं को बाईपास कर 2008 के कानून में संशोधन किया गया और गुरु और सिख के बीच के कानून के जरिए सरकार जो है वो आ गई है, तो सरकार के ऊपर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। बहरहाल अभी थोड़ी देर में जब यहाँ पर सब अपना अपना पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, कोई खुलकर बात करने को यहाँ पर अभी तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि पहले वो अंदर अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही मीडिया से हम बात करेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि हम एक सच्चे सिख के तौर पर यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए आए हैं। और यही जो लाइन है वो कांग्रेस की तरफ से भी ली गई है। हालांकि सीधे तौर पर जो सुखपाल खैरा हैं वो जरूर जो है वो आक्रामक नजर है। उनका ये कहना था कि जो सिख संस्थाएं हैं उनको बाईपास किया गया है और हमने सदन के अंदर विरोध किया था कि उनकी इजाज़त के बिना ये कानून नहीं बनना चाहिए, लेकिन उस वक्त हमारी किसी ने नहीं सुनी और ये कानून बनाया गया। तो जाहिर तौर पर तमाम पार्टी के नेता, तमाम पार्टी के विधायक, मंत्री, चाहे विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, अपनी अपनी राय जो है वो श्री अकाल तख्त। सवाल ये भी है कि ये जो पेशी हो रही है, इस पेशी के बाद मामला यहीं सुलझ जाएगा या फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक इसकी आंच जाएगी और इसका असर वहां तक दिखाई देगा? बहरहाल पुनीत, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास हम दोबारा लौट कर आ रहे हैं अगली बड़ी खबर पर। निहंग सिखों से जुड़ा एक विवाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में बवाल के बाद निहंग सिखों से जुड़े बवाल लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भी पंजाब के मोहाली से आ रही है। मोहाली में निहंग सिखों के सम्मान समारोह के दौरान भारी बवाल हो गया। निहंग सिख बाबा जसदीप सिंह पर एक शख्स ने हमला कर दिया, जिसके बाद शहीदन गुरुद्वारे में हंगामा हो गया है और आरोपी पर निहंग सिख टूट पड़े। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उत्तराखंड से लौटे निहंग सिखों का सम्मान गुरुद्वारे में किया जा रहा था और सिरोपा भेंट किए जा रहे थे। संगत जयकारे लगा रहे थे और सभी भीड़ में मौजूद एक शख्स ने हमला कर दिया और फिर ये पूरा मामला गरमा गया। पिछले दिनों उत्तराखंड के देखा था आपने, जहां पर नगरासू गुरुद्वारे पर कुछ निहंग सिखों ने कब्जा कर लिया था और 5 दिन बाद निहंग वहां से निकलने को तैयार हुए थे। इस घटना के बाद से बवाल काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ चैनल ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
राबता कायम है। फिलहाल कोई भी कंप्लेंट किसी ਵੱਲੋਂ भी पुलिस ਨੂੰ ਮੌਸੂਲ नहीं हुई है। अगर कोई कंप्लेंट मौसूल होती है तो कानून अनुसार कार्रवाई अमल में लानी जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं बुलेटिन में बादलों के अजब गजब रंग की। कहीं पर बादलों को तरसे तो कहीं पर बादल ही रुला रहे हैं। जून के आखिर में आसमानी सैलाब से तबाही मचती हुई नजर आ रही है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट इस वक्त बुरी तरह से अफेक्टेड हैं, जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम। लैंडस्लाइड और सैलाबी आफत से हाहाकार यहाँ पर मचा हुआ है। असम के धेमाजी जिले में 300 मीटर लंबा लोहे का ब्रिज टूट गया और बह गया। सिक्किम के जोंगू में खोला नदी पर बना ये जो बेली ब्रिज है वो भी सैलाब में समा गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 9 जिले सैलाबी संकट और लैंडस्लाइड से प्रभावित हो रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। एनडीआरएफ, पुलिस, पैरामिलिट्री की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कई हिस्सों में सड़कें और पुल टूट गए हैं, संपर्क खत्म हो गया है। नेशनल हाईवे 13 पूरी तरह से बंद है इस वक्त। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। 9 जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट है। बाढ़ की गिरफ्त में आने से असम के धेमाजी में एक ब्रिज तबाह हो गया। ट्रेन सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बागपुल के पास लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 10 बंद करना पड़ा। उधर मुंबई में तेज बारिश हो रही है। 2 जुलाई तक का अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में भी आसमानी आफत का अलर्ट जारी हो चुका है। भावनगर में तेज बारिश की वजह से रोड कनेक्टिविटी कट गई है। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त सैलाबी संकट सबसे विकट बना हुआ है, जहां पर 9 जिलों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट है। बीते 5 दिनों से यहां पर भारी बारिश और सैलाबी अटैक से हाहाकार मचा हुआ है। 50 से ज्यादा घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। हेलीकॉप्टर भेजा गया है जो कि प्रभावित इलाकों में मदद के सामान पहुंचा रहा है और फंसे लोगों को निकालने का काम भी वहां से किया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए सैलाब के बीच से रस्सियों के सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल आपदा प्रबंधन की टीम स्पॉट पर मौजूद है। अब इस तरह के हालात में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब ये अरुणाचल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक उफनता हुआ नाला है और रेस्क्यू टीमें उस नाले से के दोनों तरफ रस्सियां बांध करके लोगों को वहां से निकाल रही हैं। ये भी अरुणाचल की तस्वीरें देख रहे हैं। कई पान्योर जिले के नीपको कॉलोनी में करीब 50 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पोसा और पीचापूल इलाकों में 25 से ज्यादा मकान सैलाब की चपेट में आने से उनको भी नुकसान हुआ है। ये पानी का खौफनाक रूप जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से बड़ी तबाही की खबरें आ रही हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी हालात काफी ज्यादा विकट हो चुके हैं। यहाँ पर सैलाबी और लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर मलबा भरा हुआ है। बीआरओ की टीम स्पॉट पर मौजूद है और राहत बचाव का काम बहुत तेजी से चल रहा है। भारी बारिश के चलते पापुम, पारे और ईस्ट सियांग में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। किडी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों से जो कनेक्शन है वो टूट गया है। जो मेन ब्रिज है इन 2 इलाकों को जोड़ने वाला, वो भी डेंजर जोन में है। फिलहाल आवाजाही रोक दी गई है। पिछले 5 दिनों से अरुणाचल प्रदेश में इसी तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, जहां बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये ऊपरी इलाकों से आता हुआ पानी अपने साथ मलबा और कीचड़ ला रहा है और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के असम में सैलाबी आफत से तबाही का मंजर है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दरअसल असम के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है
और भारी बारिश और बाढ़ के चलते तबाही यहां पर मची हुई है। 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जिसके बाद से अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। असम के तिनसुकिया डिवीजन में सैलाब के अटैक के चलते रेल सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है और साथ ही शिला पाथर के बीच ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। यहां पर रास्ता कट चुका है, ट्रेन नहीं चल सकती, ब्रिज बह गए हैं। तकरीबन 60 साल पुराना ये लोहे का ब्रिज बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और कोकराझार जैसे जिलों में कुल 22,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की जद में आए, बाढ़ की चपेट में आए। 100 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो पानी की खौफनाक तस्वीरें ये कितने बड़े इलाके को तबाह कर रहा है। धेमाजी जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया है और लोगों की जिंदगी इसने तहस नहस कर दी। पूरा का पूरा एनएच आप देखिए, ये नेशनल हाईवे है। अक्सर बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग नेशनल हाईवेज पर आकर के अपनी पनाहगाह बनाते हैं ऐसे वक्त में, लेकिन यहाँ तो नेशनल हाईवे भी पानी में डूबा दिखाई दे रहा। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश और बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। सिक्किम में सैलाबी आफत से दार्जिलिंग के सेवोक में सबसे ज्यादा हालात बिगड़े। बागपुल के पास लैंडस्लाइड हुआ, नेशनल हाईवे 10 बंद करना पड़ गया। हजारों लोग रास्तों में अभी फंसे हुए। और कोलकाता में भी तेज बारिश से मौसम का मिजाज काफी बदल चुका है। अगले 2 दिन तक कोलकाता और आसपास के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन देखिए बारिश मुसीबत बनकर खड़ी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक की समस्या एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बरसात के इस मौसम में ये कोलकाता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर मुंबई से है, जहां कल रात से हुई बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। कल देर रात से शुरू हुई बारिश आज सुबह तक जारी रही, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। अंधेरी, सबवे, पनवेल, वाशी, नवी मुंबई समेत महानगरी के कई और इलाकों में इस वक्त जल भराव जैसे हालात हैं। ट्रैफिक की रफ्तार पर एक तरीके से ब्रेक लग चुकी है। आज वर्किंग डे है, आज सोमवार का दिन है। ऐसे में आज ऑफिस जाने के लिए लोग काफी परेशानियों को झेलते हुए दिखाई दिए। पनवेल इलाके में जोरदार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा और इसकी वजह से ट्रैफिक पर खासा असर दिख रहा है। कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से गाड़ियां भी बंद हो गई हैं। लोगों को घर पहुंचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात भर मुंबई में बारिश होती रही। मुंबई के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर बारिश होती रही, जिस वजह से जब लोग सुबह उठे, वो भी सोमवार का दिन, जब लोगों को दफ्तर जाना है, उन्हें कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा आप देख सकते हैं। समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। रास्ते पूरी तरह से पानी से डूब चुके हैं। सबवे में पानी भर चुका है। 2 जुलाई तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट मुंबई इस बार दीपिका बीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि एक लंबा चौड़ा खर्च किया गया है और इस बार जल भराव जैसे हालात मुंबई में कम से कम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन पहली ही बारिश में सब रंग धुल चुके हैं और सच्चाई माया नगरी की सबके सामने। तो ये मुंबई के हालात हमने आपको बताए। अब आपको गुजरात के भावनगर की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के भावनगर में बारिश और बाढ़ से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पानी भरने से ग्रामीण इलाकों की जो कनेक्टिविटी है वो ठप हो गई। अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट भावनगर के लोगों के लिए यहाँ पर। और भावनगर में कितनी तेज बारिश हो रही है, अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है कि अगले 2 दिन तक बरसात इसी तरह से हो सकती है। और अब बात करते हैं पुणे की हेट स्टोरी की। सिया की स्याह साजिश की पुणे के केतन मर्डर केस को लेकर के लगातार हुए खुलासे हो रहे हैं। नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ एक और खुलासा सामने आया। बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें पुणे की सिया गोयल को लेकर के एक नया और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। केतन से सगाई से पहले सिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उदयपुर भी गई थी। चेतन और सिया दोनों उदयपुर में कुछ दिन तक साथ रहे। आपको ये भी बता दें कि सिया की शादी के लिए उदयपुर का एक रिजॉर्ट बुक कराया था। पुलिस अब केतन मर्डर केस में उदयपुर कनेक्शन की भी जांच कर रही है।
तो केतन अग्रवाल मर्डर केस का उदयपुर कनेक्शन अब पुलिस की टीम जांच कर रही है, क्योंकि सिया और चेतन लोहगढ़ जाने से पहले उदयपुर गए थे और वहां पर सिया उसके साथ चेतन के साथ ठहरी भी थी। तो क्या कुछ वहां पर प्लानिंग करने के लिए ये दोनों वहां पर रुके थे? इस पूरे मामले को लेकर अब उदयपुर कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुणे के केतन मर्डर मिस्ट्री को लेकर एक और बात सामने आई। सिया की एक और नई साजिश का पता चला है। सिया गोयल की एक और साजिश का खुलासा हुआ। सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए भी ऐंठे। मंगेतर से सिया ने 1 करोड़ की भारी भरकम रकम ली। प्यार की दुहाई देकर उसने ये पैसे लिए। प्रेमी चेतन के लिए सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सिया की एक एक साजिश का खुलासा हो रहा है। सिया की हिट स्टोरी की कड़ी दर कड़ी अब खुल रही है। 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से सिया ने अपने मंगेतर केतन को धक्का दे दिया था। केतन की हत्या को उसने पहले तो हादसा बताया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सिया की साजिश का पर्दाफाश हो गया। उसे और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। रिमांड की मियाद खत्म हो रही है। कल सिया को क्राइम सीन पर ले जाया गया था, जहां केतन को धक्का देने का पूरा सीन पुलिस ने रिक्रिएट करवाया। अब इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सिया को लेकर के रोज नए खुलासे तो हो रहे हैं और आज जो बातें सामने आई हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल केतन से सगाई से पहले सिया प्रेमी चेतन के साथ उदयपुर गई थी, वहां पर उसके साथ ठहरी थी। उदयपुर में ही केतन और सिया की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी। अब पुलिस उदयपुर कनेक्शन की जांच कर रही है। दोनों कई दिनों तक उदयपुर में साथ रहे थे। सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए भी ऐंठे और ये रुपए उसने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेमी चेतन के लिए ऐंठे थे। पुलिस अब उदयपुर कनेक्शन की जांच करने में जुटी हुई है। राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जो मियाद खत्म हो रही है कस्टडी की, वो पुलिस दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। क्या रिमांड और बढ़ाने की मांग की जानी है या पूछताछ का जो काम है वो लगभग कंप्लीट कर लिया पुलिस ने? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए आज फिर से पुलिस दोनों को, चेतन और सिया को, कोर्ट में पेश करेगी और आगे की रिमांड की मांग करेगी। पुलिस का कहना है कि उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। कई ऐसे चीजें हैं जो उनके जांच में सामने आएगी। इस बीच में पुलिस ने वो बाइक जरूर जब्त कर ली है हुसैन, जिस पर बैठ के मार्केट यार्ड से जो चेतन है वो यहाँ तक आया था। ये जुपिटर बाइक वही है, इस वक्त आप देख रहे हैं अपने तस्वीरों में। ये वही बाइक है जिसमें बैठ के चेतन जो है वो पुणे के मार्केट यार्ड से निकला था, जो इस वक्त लोनावला के आपको ग्रामीण पुलिस स्टेशन में है और इसकी तफ्तीश जो है आगे बढ़ रही है। और आज जब कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा हुसैन, तब चेतन को क्राइम सीन पर अभी तक नहीं ले जाया गया है। चेतन को क्राइम सीन ले जाके क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं किया गया है, तो उस बिना पर पुलिस जो है वो आज रिमांड मांगेगी। साथ ही जो जांच में चीजें निकलकर सामने आए उसमें पता चला है कि साहिल, जो कि सिया का भाई था, उसे पता था कि चेतन चौधरी और सिया के बीच में अफेयर है, प्रेम संबंध है। बावजूद इसके दोनों केतन और सिया की शादी जो है वो फिक्स की गई और ये सारी बातें जो है वो जांच में निकल के सामने आ रही। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के बाद चेतन और सिया कितनी बार मिले या किस तरीके से वो। राजेश, एक ये जो उदयपुर की जो कड़ी आ रही है सामने, क्योंकि रोज नई नई बातें सामने देखने को मिल रही हैं, तो ये उदयपुर का कनेक्शन क्या है, जरा वो भी बताइए। और एक बार फिर से वो गाड़ी दिखाइए जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। देखिए गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर है, फिलहाल पुलिस वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर गए थे ये लोग और एक बार नहीं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है तकरीबन 2 बार गए थे। इसके पहले क्योंकि ये राजस्थान का ही रहने वाला है चेतन चौधरी, तो अपने पैतृक गांव भी लेकर गया था, लेकिन अकेले नहीं जाते थे, फ्रेंड्स ट्रिप के नाम पे जाते थे और भी दोस्त इनके साथ दोस्तों के नाम पे जाते थे। और पुलिस ये जांचने की कोशिश करी कि क्या और दोस्त जाते थे इनके साथ या ये दोनों अकेले गए। उदयपुर के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस जगह पर सिया और केतन की शादी होनी थी उसे दिखाने के लिए भी वहां पर ये सिया जो है वो चेतन को लेकर गई थी और इन्हीं सब वजहों से चेतन ने सिया पर प्रेशर बनाया था कि आपको शादी नहीं करनी है। और इसके लिए एक ही उपाय दोनों को सूझा
केतन को रास्ते से हटाने का। कल जब क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया जो है वो लोहगढ़ फोर्ट में गई थी तो पुलिस को उसने तफसील से बताया और उसने कहा कि चेतन ने ही धक्का दिया है। उसने बताया कि उनके बीच में एक कोड था, जैसे ही सिया बैठेगी उस वक्त केतन को धक्का देना है। सिया की यह जिम्मेदारी थी कि वो केतन को सबसे ऊंची चोटी पर लेके जाए और किनारे लेके जाए, और जब उसे लगने लगे कि यहां से धक्का दिया जाना चाहिए जो पहले से तयशुदा जगह थी, तब वो बैठ जाएगी और केतन को धक्का देगा। सिया और चेतन के इस खेल में केतन जो है वो एक तरीके से फंस गया और उससे अपनी जान गंवानी पड़ी। शुक्रिया राजेश इस पूरे अपडेट के लिए। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुहर्रम के दिन लोगों को जहरीली कैप्सूल्स बांटने वाले मामले में एक नया खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फैयाज प्रेमजी दुनिया से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने ये जहरीले कैप्सूल तैयार करवाए। आरोपी फैयाज की पत्नी कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई और वो अब अकेले रह रहा था। ये बात फैयाज को पसंद नहीं आई। उसने अपने दिमाग में पूरी दुनिया को अपना दुश्मन एक तरीके से बना रखा था। आरोपी सभी लोगों से बदला लेना चाहता था, सबको सबक सिखाना चाहता था। पुणे में पुलिस ने फैयाज प्रेमजी के पिता का बयान दर्ज किया है। उसकी मां और बहन इस वक्त ईरान में हैं। पुलिस ने आरोपी के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आरोपी ने जिंक फॉस्फाइड कहां से ऑर्डर किया और उसके पास ये कैसे पहुंचा और कैसे उसने इस जहरीले कैप्सूल को तैयार किया, इन सब की जांच पड़ताल अब की जा रही है। 39 साल का फैयाज प्रेमजी BBA ग्रेजुएट है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है। पुणे पुलिस की एक टीम ने आरोपी के घर की जांच की है, जिसमें यह पता चला कि वहां पर चूहों की संख्या बहुत ज्यादा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसलिए आरोपी को जिंक फॉस्फाइड के बारे में जानकारी थी। आरोपी ने अपने फोन में AI टूल पर यह भी सर्च किया था कि कितनी मात्रा में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करने पर शरीर पर क्या प्रभाव होता है। जिंक फॉस्फाइड चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक जहरीला केमिकल है। ये फैयाज के पास से 15,000 कैप्सूल मिले हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पुणे में पेंट बनाने का कारोबार करने वाला प्रेमजी किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं बन गया। जांच में फैयाज के फोन पर ईरान और इराक के नंबर मिले। वो खुद कई बार ईरान और इराक भी जा चुका है। साकेत हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। साकेत, ये जो बीमार मानसिक रूप से बीमार आरोपी है, इसको लेकर के पुलिस की टीम ने अब क्या एक्शन लिया है, क्या पता चला, क्या इसके मंसूबे थे, क्यों इसने ऐसी साजिश रची? देखिए दीपिका, फैयाज प्रेमजी के मन में क्या था, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक BBA का स्टूडेंट रहा है। पुणे से इसने अपनी पढ़ाई पूरी की है और इस पूरे दरमियान इसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें ये खुद को बहुत ही उदारवादी नीति का बताता है। ये बताता है कि किस तरीके से जो धार्मिक बातें होती हैं वो गलत है। हर किसी को ये समझाने की कोशिश करना कि लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना है, इन सब पर ये बहुत सारे लेक्चर्स दे चुका है, बहुत सारी बातें ये सोशल मीडिया पर रख चुका है। लेकिन फैयाज प्रेमजी ने जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर पूरी प्लानिंग की, तो इसने जिंक फॉस्फाइड की जो गोनी है, जो बोरी है, वो पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी। वहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक और बात निकलकर सामने आई है कि फैयाज प्रेमजी काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसके पीछे का कारण ये है कि उसके पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को अगर उसके लाइफ के देखें तो उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। वहीं उसके परिवार से उसकी नहीं बन रही थी। उसके पिता का भी बयान इस पूरे मामले में पुणे पुलिस ने दर्ज किया है। पुणे पुलिस ने यही बताया है कि इस पूरे मामले में पिता को भी इस पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। फैयाज बहुत कम बातचीत करता था, अपने परिवार से कम बात करता था, और यही कारण है कि उसने कब इस पूरे प्लानिंग को जो है वो ऑपरेट किया, किस तरीके से उसके मन में ये विचार आए, ये न उसके पिता को पता चला, न उसके आस पड़ोस के लोगों को पता चला, और न उस डॉर्मेट्री के ओनर को पता चला जहां आकर वो मुंबई में रुका हुआ था। अगर आप इस घटनाक्रम को देखें तो फैयाज प्रेमजी मानसिक रूप से पीड़ित है या फिर उसके मन में क्या चल रहा है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या उसका कोई इलाज चल रहा था अथवा नहीं चल रहा था। हालांकि जिस तरीके से वो बयान दे रहा है, जिस तरीके से वो पुलिस से बात कर रहा है, पुलिस एक तरीके से डॉक्टर्स का लेकिन साकेत, कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब खुद को अच्छा समझे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो पूरी दुनिया को गुनहगार मानने लगते हैं और वहां से भी इस तरह की बात की जड़ें जाकर के मिलती हैं। बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां बैंक में लूट की कोशिश का एक सनसनीखेज मामला आया है।
बैंक ऑफ इंडिया में गैस कटर की मदद से शटर काट कर आरोपी ब्रांच के अंदर घुसा और फिर लॉकर तोड़ने की कोशिश में लग गया। 34 घंटे तक लगातार बैंक लॉकर वो काटता रहा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। सुबह जब लोगों ने बैंक का शटर टूटा हुआ देखा तो उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को दी। अब पुलिस जब बैंक पहुंची तो आरोपी ने खुद को घिरा हुआ देख करके सुतली बम फेंक करके भागने की कोशिश की। आरोपी ने जैसे ही बम फेंका, पूरे ब्रांच में धुआं फैल गया। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए बैंक के रिकॉर्ड रूम और कई फाइल्स को आग भी लगा दी ताकि वो पकड़ा ना जा सके। छुट्टी होने की वजह से बैंक में कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था और इसका फायदा उठाकर आरोपी ब्रांच में घुस गया। सर ब्रांच आगे खोला मैंने तो ब्रांच कटा हुआ था, लॉक कटा हुआ था। जब भी कोशिश किया तो नहीं खुला, फिर बाद में बहुत कोशिश की जब एक आदमी अंदर से निकला बाहर। कितने कर्मचारी थे आप? साहब और मैं आया था बस। किसी को चोट वोट पहुंचाया उसने? वो सर को लगा है, पुलिस वाले सर ने। नहीं कुछ भी नहीं। नुकसान क्या पहुंचा? नुकसान वो कटा हुआ है सर, बस लॉकर का कटा हुआ। लॉकर कट गया? हाँ, अंदर का नहीं कटा है। और बैंक में लूट के लिए आरोपी ने फुल प्रूफ एक अच्छा सा प्लान तैयार किया था। लॉकर में रखे हुए सोने और कैश को चुराने के लिए आरोपी अपने साथ गैस कटर, हथौड़ा, छेनी और भारी मात्रा में रस्सी, बम सब कुछ लेकर आया था। बैंक में धमाका करने के बाद आरोपी धुएं का फायदा उठाकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन बाहर पहले से मुस्तैद पुलिस ने उसे धर दबोचा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में बैंक के स्ट्रांग रूम में रखा सारा सोना, कैश सब कुछ सुरक्षित है। आरोपी का बैंक में खुद का खाता था, इसलिए वो अक्सर वहां आता जाता रहता था। उसे सारे रूट्स की, अंदर के रास्तों की भी खबर थी। इस दौरान उसके बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर थी। 4 दिन पहले भी वो मैनेजर से मुलाकात के बहाने बैंक आया था। बैंक ऑफ इंडिया जो सुतगार तिराहे पे है, वहाँ पे बैंक के जो गेट्स हैं, चैनल गेट्स, सॉरी जो शटर गेट है, वो वहाँ पे कटा हुआ पड़ा हुआ है। इसी बीच में जब इन्हें शटर उठा के देखा तो अंदर जैसे प्रवेश करने के लिए किया, उसी में एक व्यक्ति उनको वहाँ पे कोई दिखा जिसने कि अचानक जो है उसमें आग लगाई पॉलीथीन में, और उसमें बम, जो सुतली बम जो होते हैं, सुतली बम टाइप के जो है वो फोड़ने उड़ने लगा। तो इसके द्वारा जो है प्रयास किया गया है कि यहाँ पे जो चेस्ट वगैरह है उसको काटा जाए, और जहाँ पे इनके वैल्यूबल्स वगैरह जो रहते हैं उसको इसमें जो है तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। वाराणसी में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष के बीच भारी बवाल हुआ है। ये मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों पक्ष के बीच जमीन को लेकर तकरीबन 1.5 साल से ये पूरा विवाद चल रहा था।